हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मुक्ता की जैसी ही हालत सनी की भी दिखाई दे रही थी। मुक्ता अपनी निगाहें उठाती है और सनी की तरफ देखती है। सनी मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। न जाने किस तरह मुक्ता की पलकें झुक जाती हैं। आज से पहले मुक्ता ने कभी भी इस एहसास को महसूस नहीं किया था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। सनी बिना पलके झपकाए लगातार मुक्ता की ओर देखे जा रहा था। मुक्ता अनजाने में ही अपने चेहरे को छुपाने की और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगती है। वह धीरे से पास में खड़ी हुई प्रीति की हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। दोनों को देखकर बड़ी ही आसानी से कोई भी उन दोनों की हालत बयां कर सकता था कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। वह रिश्ता जिसको अभी तक दोनों ने एक दूसरे के सामने स्वीकार भी नहीं किया था, वह उनके चेहरे के भाव में दिखाई दे रहा था। ऐसा खूबसूरत मौका हो और भूमि पीछे रह जाए, ऐसा कभी हो सकता था। इस वक्त भूमि कौटिल्य के साथ खड़ी थी, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार अपनी जगह पर खड़े रहने के बावजूद उसे अपने चारों तरफ चल रही हर चीज़ की पूरी खैर खबर रहती थी। जब वह उन चारों को साथ में खड़े हुए देखती है तब बड़ी ही आसानी से इस बात को भांप लेती है कि इस वक्त मुक्ता क्या महसूस कर रही है। और सनी के पैर ज़मीन पर होकर भी इस वक्त आसमान में उड़ रहे हैं। अब भूमि कौटिल्य से कहती है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक मौके पर भूमि उन चारों की टांग खिंचाई के लिए पहुँच जाती है, पर आज भूमि की निगाह प्रीति से हटकर मुक्ता पर थी। भूमि मुक्ता से कहती है, देखो, यूं नज़रें झुकाकर तुम इस धरती को कितना भी कह लो कि वह तुम्हें छुपा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन भूमि तुम्हें फेवर कर सकती है। अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे छुप सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। भूमि की बात सुनकर वह चारों भूमि की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद भूमि मुक्ता को कंधा मारते हुए कहती है, पहले यह बताओ कि तुम किस से छुपने की कोशिश कर रही हो। फिर आगे कहती है, अब इतनी सुंदर लड़की ऐसे सिंगल यंग लड़के के सामने आकर खड़ी होगी तो वह तो पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ तुम्हें ही देखेगा ना। भूमि की बात सुनकर मुक्ता को बेहद ही अजीब लग रहा था, लेकिन अपनी होने वाली ननद की इस मीठी छेड़छाड़ को बर्दाश्त कर लेना बनता ही था। अब भूमि आगे कहती है, देखो लड़कियों, भूलना मत कि तुम्हारी भूमि दी पुलिस डिपार्टमेंट में है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इन लड़कों का तुम्हें घूरना अपराध है। कहो तो मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं। मुक्ता भूमि के एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ मुस्कुराकर कभी सनी तो कभी प्रीति की ओर और कभी नीचे की ओर देखने लगती है। अब भूमि अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरा हाथ अपनी ठोडी पर रखकर कहती है, मैंने सुना था रोहित मारवा के स्पेशल गेस्ट डिनर के लिए आने वाले हैं, लेकिन अब पता चला स्पेशल गेस्ट तो सनी मारवा के हैं। यह रोहित का तो बस नाम ही है। अब भूमि प्रीति को देखते हुए सवाल पूछती है, कहो प्रीति, क्या कहती हो इस बारे में। है ना तुम्हारी भूमि दी की निगाहें एकदम पैनी। सही पहचाना ना मैंने इन दोनों के बारे में। बदले में प्रीति सिर्फ मुस्कुरा देती है। अब भूमि सनी की तरफ देखते हुए अपनी कमर पर एक हाथ रख कर कहती है, लड़का बड़ा हो गया है, अच्छी बात है, बड़ा होना भी चाहिए। फिर अपनी एक उंगली हिलाते हुए मुस्कुराकर छेड़ते हुए कहती है, लेकिन यह बताओ कि तुम दोनों के बीच यह सब चल कब से रहा है। फिर मुक्ता के दोनों कंधों को अपने एक हाथ के अंदर समेटते हुए कहती है, तुम भी कुछ कम नहीं हो, छुपी रुस्तम हो। इतनी देर तक मुझसे बातें करती रही, सब कुछ बताया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात नहीं बताई। फिर बड़े ही प्यार से मुक्ता के चेहरे को छूते हुए आगे कहती है, लेकिन कब तक छुपाओगे, ऐसी बातें भी कभी छिपती हैं क्या। फिर मुक्ता को अपनी पकड़ से छोड़ते हुए मुक्ता और सनी दोनों की तरफ देख कर कहती है, अब तुम दोनों यह मत कह देना कि हम दोनों ने इस तरह एक दूसरे को बस अभी अभी देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाली हूँ। चलो लव बर्ड, शुरू हो जाओ और बताओ मुझे तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में। अब सनी कहता है, भूमि दी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि भूमि आगे कुछ कहती, आयशा मारवा उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, भूमि,
मेरे साथ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। आयशा के बुलाने पर भूमि उन चारों से कहती है, अभी तुम बच गए हो, लेकिन यह मत समझना कि दोबारा हाथ नहीं आओगे। अगली बार मैं तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनकर ही रहूँगी। भूमि के किसी भी बात पर मुक्ता का कोई भी जवाब ना देना और एकदम खामोश रह जाना साफ साफ बता रहा था कि उसके मन में सनी को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं। सनी को भूमि की बात से काफ़ी ज़्यादा झिझक महसूस हो रही थी, किंतु उसे इस बात की खुशी थी कि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, लेकिन उसे मुक्ता के मन की बातों को जानने का मौका मिल रहा था। ठीक इसी वक्त सनी को रोहित मारवा की कही हुई बातें याद हो आती हैं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए सनी मुक्ता से जानना चाहता था कि उसके और रोहित के बीच कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो मुक्ता को अच्छी ना लगी हो। साथ ही वह अफसोस भी कर रहा था कि वह पहले ही नीचे क्यों नहीं आ गया। सनी धीरे से ओमकार के कान में कुछ कह देता है। ओमकार मुक्ता से कहता है, तुम दोनों कुछ देर बातें करो, मैं अभी आता हूँ। वहाँ से जाते हुए वह आंखों से प्रीति को भी साथ आने का इशारा करता है। प्रीति ओमकार के इशारे को इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी मुक्ता प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हम चारों कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? हमें आप सभी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुक्ता की बात सुनकर ओमकार भी वहीं रुक जाता है। प्रीति भी सोच में पड़ जाती है। फिर वह जवाब देती है, हाँ हम अकेले में बात कर सकते हैं, मेरे साथ चलो। वहाँ आयशा और भूमि साथ साथ चल पड़ते हैं। भूमि आयशा से कहती है, आंटी जी, मुक्ता काफ़ी सुंदर है ना? अब आयशा मारवा कहती हैं, हाँ, और सनी के साथ उसकी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यह सुनते ही भूमि आयशा की तरफ हैरानी से देखती हैं और कहती हैं, मतलब आपको भी पता है? अब आयशा मुस्कुराकर चलते चलते पूछती है, क्या पता है मुझे? अब भूमि कहती है, उनकी लव स्टोरी के बारे में आपको भी पता है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब आयशा मुस्कुराकर प्यार से भूमि के कंधे पर छूती है और फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, यह मुझे भी तुम्ही से पता चल रहा है। अब भूमि और भी हैरान होती है और पूछती है, मतलब? आयशा कहती है, मुझे अभी अभी पता चला, और वह भी सिर्फ इतना ही कि रोहित मारवा ने मुक्ता को सनी के लिए पसंद किया है और उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि हम सब उसे मिल सकें और वह हम सब से मिल सके। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, अगर पहले से पता होता तो मैं कुछ तैयारी करके रखती। यहाँ सब कुछ अचानक से ही होता है, इसलिए तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ। चल कर मेरी मदद करो कि हम मुक्ता को उपहार में क्या दें। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में वह भी मारवा परिवार की बहू होगी। उसी हिसाब से हमें उसे पहली बार यहाँ आने पर कुछ यादगार देना होगा। अब आयशा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, अब तुम अनिका को जानती ही हो, इन सब चीज़ों में उसकी कोई रुचि नहीं। यदि मैं उसे बुलाकर लाती और पूछती कि इसमें से क्या दूं, तो जो मुझे अच्छा लगता है वह उसी के लिए हाँ कर देती, इसलिए तुम्हें बुलाकर लेकर आई हूँ। भूमि मुस्कुराकर आयशा से कहती है, हाँ, अनिका के बारे में यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन आंटी जी, इसमें उसकी भी क्या गलती है? वह है ही इतनी सुंदर कि चीज़ों की खूबसूरती उसके ऊपर जाकर बढ़ जाती है। अब ऐसी खूबसूरती की मिसाल को अपने लिए चुनाव करने की क्या ज़रूरत? ऐसा कहकर भूमि हंस पड़ती है और साथ में आयशा भी। दमयंती देवी का किला। लच्छो अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त दमयंती देवी बेहद परेशान होगी, इसलिए वह दमयंती देवी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। इस वक्त दमयंती देवी खुले आसमान के नीचे चारपाई पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखें एकदम शांत होने के बावजूद भी उसके माथे पर परेशानी की लकीरों को आसानी से देखा जा सकता था। दिन लगभग ढल चुका था। यह गोधूली का वक्त था। संध्या के इस वक्त में मौसम बेहद सुहावना और वातावरण एकदम शांत था। लच्छो दमयंती देवी के ठीक सामने अपने हाथ बांधे चुपचाप खड़ी थी। जब काफ़ी देर तक दमयंती देवी कुछ नहीं कहती, तब अंत में लच्छो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, माँ साहिब, कुछ कहिए। आपका इस तरह चुप रहना मुझे बहुत कष्टप्रद प्रतीत हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप अत्यधिक कष्ट में हैं, लेकिन आप मुझे बताएं
कि मैं इस दर्द को कम करने के लिए क्या कर सकती हूँ। आप जो भी कहेंगी मैं उसे पूरा करने के बाद ही आपके पास लौट कर आऊँगी, पर आप इस तरह से और अधिक देर तक मौन मत रहिए। अब दमयंती देवी अपनी नज़रें उठाकर लच्छो की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरा पूरा साम्राज्य एक तरफ और तुम एक तरफ। अभी वह वक्त नहीं आया है जब मैं तुम्हें दांव पर लगाऊं। अब लच्छो दमयंती देवी के करीब आ जाती है और उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर कहती है, पर मैं आपको इस तरह से दुखी होते हुए नहीं देख सकती। दमयंती देवी कहती है, हमारा हर वार हम पर ही उल्टा पड़ रहा है। जब से वह अनिका हमारे कैद से छूट कर भागी है, तब से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लग रही है। बहुत दिनों के बाद विविध काय जैसी कोई विचित्र चीज़ हमने हासिल की थी, तो उस अनिका ने रोहित के साथ मिलकर उसे भी धूमिल कर दिया। तुम मुझे बताओ, मैं किस आधार पर खुश हूँ? दमयंती देवी के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते हुए लच्छो कहती है, माँ साहब, मेरे लिए जो भी आदेश होगा मैं अपनी जान देकर भी उसे पूरा करूँगी। लेकिन अगर आप सही समझें तो क्या मैं कुछ कहूँ? दमयंती देवी अपनी गर्दन हिलाकर लच्छो को अपनी बात कहने का इशारा करती है। अब लच्छो कहती है, माँ साहब, हमें कुछ समय के लिए चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वह लोग पूरी तरह से सचेत हैं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम फिर कोई ना कोई दांव चलेंगे। वह हमारे हर प्रकार के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। हर प्रहार के लिए उनकी तैयारी हमसे बेहतर होगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रोहित मारवा और अनिका दोनों ही साधारण लोग नहीं हैं। अपने आप में दोनों ही अलग अलग तरह से विशेष हैं। उनसे खुले मैदान में लोहा लेना आसान काम नहीं है। वह दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हम उनके पहले दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने इससे पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब लच्छो अपनी बात को और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हुए आगे कहती है, जिस तरह अनिका को पकड़ने के लिए आपने सालों इंतज़ार किया और फिर कहीं जाकर उनके पूरी तरह से असावधान होने की स्थिति में अपने काम को अंजाम दिया, उसी तरह इस बार भी हमें कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है, और तब हमें उनकी उसी असावधानी का लाभ उठाना चाहिए। इस वक्त हमें एक बार फिर से अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि हमारे दुश्मन की ताकत की सीमा क्या है और अपनी शक्ति को उनकी शक्ति से आगे ले जाना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें दुश्मन की कमज़ोर नब्ज़ को ढूंढना होगा। जब तक हम अपनी ताकत को दुगना तिगुना नहीं कर लेते, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेल लेना होगा। हमें अपने लोगों को या अपनी किसी भी ताकत को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। अब दमयंती देवी कहती है, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैंने सालों इंतज़ार किया है। तुम बताओ, अब और धैर्य कैसे रखूं? तभी लच्छो कहती है, माँ साहिब, मैं भी यही कह रही हूँ। आपने इतने लंबे समय तक धैर्य रखा है। उन सालों के सामने यह थोड़ा सा वक्त शांत हो जाना माँ साहिब के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अपनी शक्ति को उनके पैरों तले कुचलवाने के स्थान पर हमें शांत मन से बिसात बिछानी होगी, ऐसी बिसात जिसका तोड़ उनके पास ना हो। हम जल्दबाजी में अब और गलतियां नहीं कर सकते। उनके अपनों को ख़त्म करने की जगह पर हमें उनकी ताकत को ख़त्म करना होगा। उन्हें अपाहिज बनाना होगा ताकि वह लड़ ही ना सकें, हमारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ज़रूर है जो उनकी मदद कर रही है। वह उनका बनाया हुआ और छुपाया हुआ कोई समूह भी हो सकता है, अथवा कोई एक व्यक्ति भी। ठीक इसी वक्त दमयंती देवी की कुछ सिपाही आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें देखकर लच्छो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। दमयंती देवी सिपाहियों को बोलने का इशारा करती है। उनमें से एक सिपाही कहती है, माँ साहब, शिकार मिल गया है, लेकिन एक समस्या है। माँ साहब आगे बोलने का इशारा करती है।
वह सिपाही कहती है, जिसे हम ढूंढ पाए हैं वह भारत में नहीं है। अब लच्छो दमयंती देवी की तरफ देखते हुए कहती है, आप आदेश कीजिए, उसे लाने के लिए मैं खुद जाऊंगी। दमयंती देवी जवाब देती है, और अधिक देर तक अपने स्थान से गायब रहना तुम्हारे लिए सुयोग्य नहीं। तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ हर बार कोई ना कोई भारी नुकसान हो जाता है। अगर यह काम सिर्फ तुम्हारे करने लायक ही हुआ तो मैं तुम्हें सूचना अवश्य भेज दूंगी। अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लच्छो कहती है, जी माँ साहब। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। प्रीति का कमरा मारवा हाउस। प्रीति मुक्ता के कहने पर उन सभी को लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहां जाकर मुक्ता प्रीति के बेड के सिरहाने की तरफ और प्रीति उसके ठीक सामने बैठ जाती है। वहीं ओमकार सोफे पर और सनी बेड पर ही दूसरी तरफ बैठ जाता है। मुक्ता वहां रखे हुए एक तकिए को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए प्रीति से पूछती है, क्या आप ओमकार जी से नाराज हैं? प्रीति जवाब देती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुक्ता सभी की तरफ देखते हुए कहती है, हम जानते हैं कि कुछ बात जरूर है। हम जो बात करना चाहते हैं वह आप सभी के सामने इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी भी इस बात की वजह से हम सभी के बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, हमें पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप जानती हैं जिसकी वजह से आप ओमकार जी से नाराज़ हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा विश्वास हमें इस बात का है कि आप निश्चित तौर पर वह बात अधूरी ही जानती हैं। मुक्ता की बात सुनकर वह तीनों हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अब मुक्ता अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए कहती है, रुकिए रुकिए, बता रहे हैं। हम शुरू से पूरी बात बताएंगे। आप सभी को थोड़ा सा धैर्य रखकर सुनना होगा। फिर अपनी बात को शुरू करते हुए कहती है, प्रीति जी ओमकार जी से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वह यह बात जान चुकी हैं कि ओमकार जी के माता पिता उनकी शादी किसी और लड़की से कराना चाहते हैं। ऐसा कहकर वह प्रीति के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उसके बाद कहती है, अगर हम गलत कह रहे हैं तो इसी वक्त कह दीजिए। प्रीति कुछ नहीं कहती, अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, जिससे कि यह बात निश्चित हो जाती है कि प्रीति की नाराज़गी की वजह यही है। इससे पहले कि मुक्ता आगे कुछ कह पाती, ओमकार झट से बोल उठता है, अगर वह ऐसा चाहते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, चाहे कोई भी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं तुमसे अलग होने वाला नहीं हूँ। प्रीति इस बार अपनी निगाहें उठाकर ओमकार की तरफ घूर कर देखती है। माहौल को बदलते हुए देखकर मुक्ता अपनी बात दोबारा से शुरू करती है। मुक्ता प्रीति से पूछती है, क्या आप यह जानती हैं कि वह लड़की कौन है जिसे ओमकार जी के माता पिता अपनी बहू बनाने के सपने देख रहे हैं? प्रीति धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला देती है। अब मुक्ता कहती है, वह लड़की आपके सामने बैठी है। यह सुनते ही प्रीति और सनी दोनों ही हैरान रह जाते हैं, लेकिन ओमकार इस बात को पहले से ही जान चुका था। अब मुक्ता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप अपनी दोस्त को इस मुसीबत से निकालने में उसकी मदद नहीं करेंगी? आप अच्छी तरह जानती हैं हम जिन्हें चाहते हैं वह ओमकार जी नहीं हैं। फिर अपनी जगह से खड़े होकर प्रीति के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहती है, जब आप ओमकार जी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगी तभी तो हमारी मुसीबत हमारे सिर से टलेगी। प्लीज़ अपने इस दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए उस पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए। यह अंतिम वाक्य उसने सिर्फ प्रीति और ओमकार की नाराज़गी को आपस में दूर करवाने के लिए ही कहा था। मुक्ता की बात पर प्रीति कोई भी हाव भाव नहीं देती। तब मुक्ता कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं आप ओमकार जी के साथ साथ हमसे भी नाराज़ हों? हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। जब आप पर अटैक हुआ और आपको इस बारे में जानकारी मिली, हमें उसकी भी कई दिन बाद इस बारे में पता चला। जैसे ही मुक्ता ने अटैक वाली बात कही, वैसे ही ओमकार और सनी दोनों ही एक साथ बोल पड़े। क्या? मुक्ता उनकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और बारी बारी दोनों की तरफ देखने लगती है। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आपने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया? अब ओमकार मुक्ता से कहता है,
मुक्ता प्लीज़ पूरी बात बताओ। प्रीति ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं पूछ पूछ कर थक चुका हूँ कि यह क्यों नाराज़ है, लेकिन कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुक्ता कहती है, इस अटैक के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार आपके माता पिता ने प्रीति जी पर इसलिए अटैक करवाया ताकि वह आपके साथ रिश्ते से पीछे हट जाएं। यह सुनते ही ओमकार को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है, लेकिन इस वक्त वह अपने मनोभाव को चेहरे पर नहीं ला सकता था। इसकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर वह अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है। फिर बड़े ही प्यार से ओमकार प्रीति के पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर प्रीति की गोद में अपना हाथ रखकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, उनके किए के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें पहले ही आगाह कर देना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीति सबके सामने बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए हल्की सी मुस्कान के साथ बात को ख़त्म कर देती है। प्रीति मुक्ता से कहती है, मैं ना तुमसे नाराज़ हूँ, ना ही ओमकार से। मैं किसी से भी इस बात के लिए नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी हो सकती थी, मैं उससे भी नाराज़ नहीं होती। फिर तुम तो मेरी दोस्त बन चुकी हो, तुमसे नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी मुक्ता दोबारा से प्रीति के सामने की तरफ आ जाती है और कहती है, हाँ, हम भी यही कहना चाहते हैं। हमारी जगह कोई और लड़की भी हो सकती है। हम इस रिश्ते से इसलिए पीछे हट गए क्योंकि हम किसी और को चाहते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानते थे कि ओमकार जी आपको चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी लड़की जिसे यह पता ही ना हो कि उसके लिए एक ऐसे लड़के को चुना गया जो किसी और लड़की से प्यार करता है, तो सोचो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। आप नहीं जानती, हमें बिना बताए ही हमें सरप्राइज़ देने के लिए हमारी सगाई तय कर दी गई थी। अगर किसी और लड़की के साथ ऐसा हुआ और उसे अंत में यह पता चला कि ओमकार जी उसे सगाई नहीं करना चाहते, तो सोचिए उन्हें अपने समाज में किस किस तरह की बातों से गुजरना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, और हर किसी को अपने लिए स्टैंड लेना ही चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप दोनों को अपने रिश्ते को नाम दे देना चाहिए। प्रीति मुस्कुराकर अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब हमारी चिंता करना बंद करो। हम लोग बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से बातें करो। ऐसा कहने के बाद प्रीति बाहर जाने लगती है। ओमकार भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। मुक्ता अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। सनी उठकर मुक्ता के सामने आकर बैठ जाता है और पूछता है, आर यू कंफर्टेबल? मुक्ता मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब सनी पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? मुक्ता कहती है, पूछिए। अब सनी पूछता है, क्या रोहित भैया से तुम्हारी बात हुई? इस बार फिर से मुक्ता मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। सनी उत्साहित होते हुए पूछता है, क्या बात हुई? मुक्ता जवाब देती है, आप खुद पता कर लीजिए, आपके भैया हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। अब सनी निवेदन के भाव से कहता है, प्लीज़ मुक्ता बताओ ना, क्या बात हुई? भैया से पूछना समझ लो कि यह मेरे लिए सिर्फ एक सोच ही रह जाएगी। अब मुक्ता कहती है, भैया पूछ रहे थे कुछ बातों के मतलब। अब सनी फिर से पूछता है, किन बातों के मतलब? अब मुक्ता के चेहरे पर शर्म दिखाई देने लगती है। वह अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाते हुए कहती है, हमें मालूम नहीं, आप कुछ और बात कीजिए। अब सनी अपने मन की तसल्ली के लिए फिर से कहता है, अच्छा ठीक है, मत बताओ, कम से कम इतना तो बताओ कि भैया की किसी बात का तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अब मुक्ता सनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका हमें बुरा लगता। हाँ, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा, हमें बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर सनी के चेहरे पर आश्चर्य नजर आने लगता है। सनी के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, रोहित मारवा ने मुक्ता के सिर पर हाथ रखा? यार तुम तो कमाल हो, तुमने भैया पर ऐसा जादू चलाया कि उन्होंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा? वाह। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, मैं इतने सालों से भैया के साथ हूँ, ऐसा ना मैंने पहले कभी सुना और ना ही ऐसा कभी देखा। ग्रेट जॉब मुक्ता। अब मुक्ता कहती है, अब बस भी कीजिए,
हमें अजीब लग रहा है। सनी कहता है, अच्छा ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे दो। मुक्ता भी अपनी गर्दन हिलाते हुए अपनी गोद में रखे हुए तकिए को और भी अच्छे से पकड़ते हुए कहती है, ठीक है, पूछिए। सनी कहता है, तुमने कहा कि तुम किसी को चाहती हो, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन है? मुक्ता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सनी उसे इस तरह का सवाल पूछेगा। यह सवाल सुनकर मुक्ता को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि उसका कलेजा धक हो गया है। दिल की धड़कन हृदय के साथ साथ कंठ से भी सुनाई दे रही है। कानों में अजीब सी घंटियां बज रही हैं। मुक्ता का चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है, निगाहें नीचे की ओर झुक जाती हैं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। लेकिन इस सवाल का जवाब दे पाना मुक्ता के लिए बेहद मुश्किल था। रोहित मारवा के सामने बिना पलके झपकाए, बिना झिझके, बिना डरे अपने प्यार का शंखनाद करने वाली मुक्ता के मुंह से सनी के सामने शब्द नहीं निकल रहे थे। मारवा हाउस। मारवा हाउस में एक के बाद एक कई गाड़ियां प्रवेश करती हैं। इन गाड़ियों के साथ ही कुछ और खास मेहमान भी मारवा हाउस में आ चुके थे। एक बार फिर से मेहमानों की फौज उन्हें साथ लाने के लिए पहुंच जाती है। इस बार आयशा मारवा, रोहिणी और अनिका उनके स्वागत के लिए दरवाजे तक पहुंच जाती है। बड़े ही प्यार से वह सभी मेहमानों को अंदर ले आती हैं। प्रीति का कमरा मारवा हाउस। मुक्ता अपनी पलकें उठाती है और सनी की तरफ देखती है। वह सिर्फ मुस्कुराती रहती है, लेकिन एक शब्द नहीं कहती। कुछ पलों के बाद दोबारा से अपनी पलकें झुका लेती है और अपनी उंगलियों को गोद में रखे हुए तकिए के ऊपर घुमाने लगती है। यहाँ सनी के मन में यह सोचकर खुशी की लहर दौड़ रही थी कि मुक्ता उसी का नाम लेगी, लेकिन रह रहकर यह डर भी सता रहा था कि अगर वह सनी नहीं हुआ तो। अब तक की सारी कहानी को सुनने समझने में अगर उससे कोई गलती हुई होगी तो। यह सोचते ही सनी के अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि इतने कम दिनों में वह किसी लड़की की अच्छाइयों से इतना अधिक प्रभावित कैसे हो सकता है। मुक्ता सुंदर होने के साथ साथ गुणवान भी थी। सनी को उसके बातचीत का लहजा शुरू में जितना अजीब लगा, बाद में वही उसे अत्यधिक भाने लगा था। मुक्ता के मुंह से बातें सुनना उसे बेहद अच्छा लगने लगा। सनी अपनी जगह से मुक्ता की ओर थोड़ी सी आगे खिसकता है और मुक्ता की गोद में रखे हुए तकिए पर अपना हाथ रख देता है। वैसे तो सनी के मन में ख्वाहिश हो रही थी कि वह मुक्ता के हाथों पर अपने हाथ रख दे, लेकिन समय और परिस्थिति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सनी की हिम्मत नहीं हुई कि वह ऐसा कर पाए। तकिए पर अपना हाथ रखने के बाद सनी कहता है, इस तरह खामोश रहकर मेरी टेंशन मत बढ़ाओ, प्लीज़ बताओ वह कौन है। जब मुक्ता को लगता है कि वह सवालों के बीच फंस रही है, तब वह अपनी आंखें बंद करती है, लंबी गहरी सांस लेती है और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है। मुक्ता खुश मिजाज थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग हर मामले में बेहतर काम करता था। किसी भी परिस्थिति से निपटना उसके लिए नामुमकिन नहीं था। वह अपने सचेतन मन से लौटती है और बड़ी ही सोच समझकर जवाब देती है। मुक्ता कहती है, पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। सनी मुक्ता के चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाकर कुछ कहता है। हाँ पूछो। मुक्ता पूछती है, आप हमारे क्या लगते हैं। सनी को यह सवाल बड़ा मीठा सा लगता है। इस सवाल के बदले में कहना तो वह बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर वह जवाब देता है, दोस्त। मेरा मतलब है हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है, जिसकी शुरुआत तुमने की, और अब मैं खुद को ब्लेस्ड समझता हूँ कि तुम मेरी अधूरी सी जिंदगी में प्यारी सी दोस्त बनकर आई। अब मुक्ता अगला सवाल पूछती है, क्या आप यह मानते हैं कि हमें हमारे दोस्तों के बारे में सभी तरह की खैर खबर रखनी चाहिए? उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह हमें पता होना चाहिए। सनी कहता है, हाँ यह ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा दोस्त अपनी ज़िंदगी में किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ताकि ऐसा कभी ना हो जब हमारे दोस्त को ऐसा लगे कि वह अकेला है और अपने मन की बात किसी से नहीं कर सकता। अब मुक्ता झट से अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और तकिए को सिरहाने के पास रखते हुए सनी से कहती है, हमारी दोस्ती जब आपसे हुई तभी आपके दोस्तों के साथ भी हुई। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह पता लगाने में हमने बिल्कुल भी देर नहीं की। और देखिए, जो बात आप पता नहीं लगा पाए वह हमें पता थी कि प्रीति और ओमकार के बीच क्या चल रहा है और क्यों। अब बताइए, हम सही कह रहे हैं या गलत। सनी बैठे बैठे ही मुक्ता की तरफ देखते हुए जवाब देता है, बिल्कुल सही कह रही हो।
अब मुक्ता कहती है, हमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया, अब आपकी बारी। अब आप खुद पता लगाइए अपने सवालों का जवाब। इससे पहले कि मुक्ता किसी और नए सवाल में फंस जाती, वह सनी से कहती है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बाहर सभी मौजूद हैं। अधिक देर तक इस तरह बाकी सभी की निगाहों से बच नहीं सकते। कुछ ही देर में सभी हमें इधर उधर ढूंढने लगेंगे और फिर जब पूछेंगे कि हम कहाँ थे तो हमारे लिए बताना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर आकर हम ऐसे किसी सवाल के बीच फंस जाएं? इससे पहले कि सनी आगे कुछ कहता, मुक्ता कहती है, अगर हम ऐसे किसी सवाल में फंसे तो हम सबसे कह देंगे कि वह इस सवाल का जवाब सनी जी से पूछ ले। अब सनी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, बाहर चलने से पहले यह और बता दो कि हम दोबारा कब मिलेंगे। मुक्ता अपने बालों को ठीक करते हुए जवाब देती है, जब आप मारवा हाउस से बाहर निकल सकेंगे। सनी अपनी जगह पर ही स्थिर खड़ा रहता है। मुक्ता आगे बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंच जाती है और दरवाजे को खोलते हुए सनी से कहती है, अब चलें। सनी बड़े ही भारी मन से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और मुक्ता के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही कदम चलने के बाद सनी मुक्ता के करीब पहुंच जाता है और उसके साथ साथ चलने लगता है। मुक्ता के शरीर से आने वाली खुशबू सनी के मन को पागल करने लगी थी। इस तरह का एहसास सनी ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था कि किसी लड़की की हर बात उसे अच्छी लगे। सनी का स्वभाव चुलबुला था, हाजिर जवाब और मजाकिया होने के साथ साथ सनी दिल का बेहद अच्छा था। वह लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन इसके बावजूद वह लड़कियों के बारे में अच्छी लड़की और बुरी लड़की का भेद भी बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेता था। इन सभी चीज़ों के बाद भी सनी हमेशा से चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की हो जो उसे बेहद प्यार करे, जिसके साथ सनी अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल बिता सके, जिसके साथ वह अपने सुख दुख और मन की सभी बातें शेयर कर सके। अंत में वह लड़की सनी मारवा की ज़िंदगी में दस्तक दे चुकी थी, जिसका उसे बरसों से इंतजार था। इस वक्त वह मुक्ता के साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान सामने की तरफ ना होकर मुक्ता के चेहरे की तरफ था। वह बीच बीच में सामने की तरफ देखता और रह रहकर मुक्ता के चेहरे की तरफ देखने लगता। इससे पहले कि वह दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंच पाते, मुक्ता सनी से कहती है, क्या आप सभी को इसी तरह देखते हैं? मुक्ता की बात सुनकर सनी झेप जाता है और कहता है, नहीं नहीं तो। मुक्ता सनी की तरफ देखती है और हंस पड़ती है। सनी समझ जाता है कि मुक्ता उसे छेड़ रही है। अब सनी भी मुस्कुराने लगता है और एक बार फिर से मुक्ता के चेहरे को देखने के बाद सामने देखने लगता है। नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचने से पहले ही उन्हें प्रीति और ओमकार मिल जाते हैं। इस तरह साथ में जाते हुए उन दोनों को झिझक महसूस हो रही थी। प्रीति और ओमकार के मिलते ही मुक्ता और सनी राहत की सांस लेते हैं और वह चारों साथ में नीचे की ओर चल पड़ते हैं। प्रीति और ओमकार उन्हें छोड़कर बाहर इसलिए आए थे ताकि वह दोनों अच्छा वक्त बिता सकें, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, और वह दोनों नीचे इसलिए नहीं गए थे ताकि बाहर आने के बाद उन्हें किसी तरह की झिझक महसूस ना हो। आखिर मुक्ता उनकी दोस्त होने के साथ साथ मारवा परिवार की गेस्ट भी थी और उनके घर पहली बार आई थी। ओमकार और प्रीति आगे आगे चल रहे थे, वहीं मुक्ता और सनी पीछे पीछे चल रहे थे। तभी सनी एक बार फिर से मुक्ता की ओर नया सवाल दाग देता है और एकदम धीरे से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त हूँ? मुक्ता मुस्कुराती है और जवाब देती है, क्या आपको नहीं लगता यह सवाल पूछने के लिए बहुत जल्दबाजी है? वैसे एक सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ लेने से सवाल का मतलब नहीं बदल जाएगा, लेकिन ठीक है, अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। यह सुनते ही सनी के चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है और मुक्ता जवाब देती है, आप हमारे लिए दोस्त से थोड़े ज़्यादा हैं। अब तक वह चारों डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके थे। अब मुक्ता प्रीति के साथ चल रही थी और सनी ओमकार के साथ। मुक्ता अचानक से अपने कदमों की गति बढ़ाती है और वहां मौजूद एक लड़के के पास पहुंच जाती है। फिर अचंभित नज़रों से देखते हुए पूछती है, आप यहाँ पर कब आए? इतने में उसे अपने दाएं ओर से आवाज़ आती है, मुक्ता दी, हम भी यहीं हैं। अब मुक्ता और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और सहसा ही उसके मुंह से निकल जाता है, आप भी? आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? क्या पापा ने आप दोनों को यहाँ बुलाया है? मुक्ता को बदले में प्रशांत से जवाब मिलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी आगे की बात को पूरा करते हुए निशांत कहता है, सिर्फ हम दो नहीं, बाकी सब भी यहीं हैं, जरा पीछे मुड़कर देखिए। मुक्ता पीछे की ओर मुड़कर देखती है तो कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे लगातार उसकी ओर देख रहे थे। मुक्ता बिना किसी देरी के उन सभी लोगों के पास पहुंच जाती है और हैरानी से देखते हुए कहती है, आप सभी यहाँ?
यहाँ पर कैसे? इस वक्त मुक्ता के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। वह खुद भी चाहती थी कि अपने परिवारजनों को सनी से मिलवा सके, लेकिन अभी तक उनका रिश्ता इतने आगे नहीं निकला था कि वह ऐसा कर पाती। किंतु अब उसकी यह समस्या खुद ही खत्म हो जाने वाली थी। तभी पीछे से अनिका की आवाज़ सुनाई देती है। अनिका कहती है, किसी भी डिनर पार्टी का मजा तभी है जब पूरा परिवार साथ में हो। ऐसा कहकर वह मुक्ता के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुक्ता बड़ी सी मुस्कान के साथ अनिका को जवाब देती है, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह हमारे लिए एक सरप्राइज है और सरप्राइज सभी को अच्छे लगते हैं, हमें भी। इसीलिए हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद अनिका मुक्ता के गाल पर अपना हाथ रखती है और वहाँ से यह कहकर चली जाती है, आप सभी एंजॉय कीजिए, मैं अभी आती हूँ। दरअसल रोहित मारवा ने पूरे प्रासर परिवार को मारवा हाउस में आज के डिनर के लिए निमंत्रण भेजकर बुला लिया था। जब यह निमंत्रण प्रासर हाउस पहुंचा तो मुक्ता को सरप्राइज देने के लिए वहां जाने या ना जाने का फैसला लेने का जिम्मा घर के बड़े यानी कि मुक्ता के ताऊजी प्रमोद प्रासर के कंधों पर आ पड़ा। इसकी तैयारी रोहित मारवा के कहने पर चिराग मेहता ने पहले ही कर रखी थी। यहाँ जैसे ही रोहित की मुक्ता से सनी के संदर्भ में सभी बातें हो रही थी, तभी वह चिराग को इशारा कर देता है। फिर प्रमोद इस समस्या से निपटने के लिए फ़ोन के जरिए आदित्य से बात करता है। फिर आदित्य की रजामंदी पर पूरा परिवार यहाँ आ पहुँचता है। रोहित ने योजनाबद्ध तरीके से मुक्ता के पूरे परिवार को मारवा हाउस बुला लिया था। उसके चाचा चाची आदि और उनके बच्चे सभी इस वक्त मारवा हाउस में मौजूद थे। रोहित की इस दरियादली से सभी को यह बात धीरे धीरे स्पष्ट हो गई थी कि मारवा परिवार की तरफ से इस रिश्ते को पक्का समझा जाए। जब लड़की वाले सही समझे तब आगे की फॉर्मेलिटी पूरी की जा सकती है। तभी आदित्य मुक्ता के पास आकर कहते हैं, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप हमारे साथ आएं। मुक्ता आदित्य के साथ एक और चली जाती है। आदित्य मुक्ता से पूछते हैं, क्या आप चाहती हैं कि हम यह रिश्ता आज ही पक्का कर दें? मुक्ता कहती है, हमें इस रिश्ते को लेकर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। अगर आपको यह ज़रूरी लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आगे की रस्मों के लिए आप वक्त ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हम भी शादी से पहले इस रिश्ते को कुछ दिन जीना चाहते हैं। आदित्य मुक्ता के सिर पर हाथ रखता है और फिर उसके चेहरे पर। उसके बाद अपनी बेटी के कंधे को थपथपाते हुए उसकी बात पर सहमति दे देता है। मुक्ता एक बार फिर से जाकर अपने बाकी प्रियजनों के पास खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे सभी दबे शब्दों में मुक्ता की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा भाई पीयूष कहता है, आपसे तो रोहित मारवा ज़्यादा अच्छे हैं। हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमें भी सनी मारवा जी से मिलना है। फिर पीयूष बाकी परिवार वालों की तरफ देखते हुए आगे कहता है, पर मिलाना तो छोड़िए, इन्होंने हमें फ़ोटो भी नहीं दिखाई। इतने में सबसे छोटा भाई सुशर्मा कहता है, मान गए, रोहित मारवा का जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा काम भी है। हम सभी की ख्वाहिश को चुटकियों में पूरा कर दिया। तभी मुक्ता की ताई कहती है, चुप हो जाइए आप दोनों, इस तरह मुक्ता को परेशान मत कीजिए। फिर मुक्ता की तरफ देखते हुए कहती है, मुक्ता, हमें सनी मारवा जी एक नज़र में ही आपके लिए पसंद आ गए हैं। तभी चाची शीतल कहती है, आप दोनों की जोड़ी बड़ी ही अच्छी लगी रही है। साथ में आते हुए आप दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, वह क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। मुक्ता एक एक करके सभी की बातें सुन रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वह सभी खुसफुस करते करते अपनी अपनी बात एक एक करके मुक्ता के सामने रखते चले जा रहे थे। सिर्फ मुक्ता ही ऐसी नहीं थी जो इस वक्त इस तरह की स्थिति से गुजर रही थी। ना कुछ बोल सकती थी, ना वहाँ से कहीं जा सकती थी। ठीक इसी स्थिति से सनी भी गुजर रहा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मुक्ता इन सभी चीज़ों के लिए मानसिक स्तर पर तैयार थी, पर सनी ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ यह सब होगा, और वह भी इस तरह अकस्मात तरीके से। जैसे ही सनी रोहिणी और वरुण को डाइनिंग हॉल में दिखाई देता है, वह दोनों तुरंत ही सनी के पास पहुंच जाते हैं। रोहिणी एकदम धीरे से सनी से कहती है, बेटा, तुम्हें मुक्ता कैसी लगी? हम दोनों को वह बहुत पसंद आई। अगर तुम्हें वह पसंद है तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। क्या तुम दोनों ने आपस में बात की? तभी वरुण कहता है, अब साथ में यहाँ से गए थे तो कुछ बात तो की ही होगी। तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अब वह सनी से कहता है, अभी तुम बस इतना बताओ कि क्या तुम्हें मुक्ता अच्छी लगी? भाई, हमें तो उनका परिवार अच्छा लगा। परिवार के संस्कार ही बच्चों में भी होते हैं। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी।
इस बारे में तुम क्या कहते हो? सनी किसी भी सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले ही एक के बाद एक वरुण और रोहिणी सवाल दागते चले जा रहे थे। सनी को अंदर ही अंदर काफी अच्छा लग रहा था और वह अपनी स्थिति पर काफी हैरान भी था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही खजाना हाथ लग गया हो, और ऐसा खजाना जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। अभी तो वह सिर्फ अपनी लव स्टोरी बनाने के बारे में सोच ही रहा था, यहाँ सभी ने मिलकर शादी तक के सपने देख लिए थे। सनी अपने माता पिता को रोकते हुए कहता है, देखिए, पहले मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिए। इस तरह एक के बाद एक सवाल पूछते ही चले जाएंगे तो मुझे आपके सवाल याद भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर वरुण और रोहिणी खामोश हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब सनी नाराजगी का नाटक करते हुए कहता है, अब इसमें ऐसे मुस्कुराने वाली क्या बात है? अब रोहिणी सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हंसेंगे भी नहीं, तुम बोलो। सनी कहता है, मुझे मुक्ता बहुत पसंद है, लेकिन अगर वह इस रिश्ते के लिए तैयार है तभी आप दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुक्ता ने मुझे इस सवाल का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया है। अगर सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता था कि यहाँ आप सभी आज क्यों इकट्ठे हुए हो। रोहित भैया ने मुझे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। सरप्राइज देने से पहले मुझे अच्छा खासा डराया उन्होंने। फिर मुस्कुराकर आगे कहता है, पर जो भी है, मुझे उनका सरप्राइज अच्छा लगा। यह बोलने के बाद सनी के दिमाग में अचानक से ही एक बात कौंध जाती है और वह अपने माता पिता से पूछता है, क्या इस रिश्ते के लिए रोहित भैया तैयार हैं? रोहिणी कहती है, कैसी बात कर रहे हो सनी? रोहित ने ही तो हमें यहाँ बुलाया है। वह चाहता था कि हम मुक्ता और उसके परिवार से मिल लें ताकि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए मुक्ता रोहित की ही पसंद है, इसमें तुम्हारे माता पिता का कोई हाथ या कोई मेहनत नहीं है। तभी वरुण कहता है, लेकिन जो भी है, हमें लड़की और परिवार दोनों अच्छे लगे। अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम्हें लेना है। तुम्हारा जो भी फैसला हो हमें बता दो। यह सब सुनकर सनी को अंदर ही अंदर गुदगुदी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे स्प्रिंग लग गई है और वह कुछ ही देर में उछलने लगेगा। रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुक्ता की कही हुई बातों को कोई भी जाने और उसके बारे में किसी भी तरह की राय कायम करे। भारतीय समाज में यदि कोई लड़की अपने रिश्ते की बात स्वयं करे तो प्राय लोग उसके बारे में पूर्व धारणा बना लेते हैं कि वह निश्चित तौर पर तेज तरार होने के साथ साथ चालाक और जलसाज होगी। वह रिश्ते निभाने या घर चलाने में भी सक्षम हो सकती है। इस विषय पर विचार करने की भी जहमत नहीं उठाई जाती। ठीक इसी वक्त रोहिणी कहती है, अगर मुझे पहले से पता होता कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। मैं मुक्ता से पहली बार मिल रही हूँ। वह हमारे घर की होने वाली बहू है और उसे देने के लिए मेरे पास ऐसा कोई गिफ्ट नहीं जो इस स्थिति में दिया जा सके। ठीक इसी वक्त आयशा वहां पहुंच जाती है। वह मुस्कुराकर रोहिणी से कहती है, क्या तुम कुछ कह रही थी? रोहिणी कहती है, दीदी आप ही बताइए, इस स्थिति में मुक्ता को कुछ ना देना ठीक रहेगा? रोहिणी की बात सुनकर आयशा मुंह लटकाकर जवाब देती है, हाँ तुम सही कहती हो। मारवा परिवार की होने वाली बहू खाली हाथ लौटेगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा और इसका मारवा परिवार की शान पर भी असर पड़ेगा। यह सुनकर रोहिणी का चेहरा भी उतर जाता है। अब आयशा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है, बस तुम मेरे साथ आओ। आयशा के साथ साथ रोहिणी भी चल पड़ती है। वहां पास में ही मौजूद गेस्ट रूम में आयशा ने सभी मेहमानों के लिए उपहारों की व्यवस्था की थी। जब रोहिणी अंदर आती है तो भूमिका वहां पहले से ही मौजूद थी। रोहिणी के पहुंचने के तुरंत बाद ही अनिका और प्रीति भी वहां पहुंच जाते हैं। आयशा भूमिका को इशारा करती है। आयशा के कहने पर भूमिका एक डबल लेयर्ड हीरो का हार दिखाते हुए कहती है, यह देखो मुक्ता के लिए यह कैसा रहेगा। वह हार देखते ही रोहिणी आयशा के गले लग जाती है और कहती है, दीदी आप कितनी अच्छी हैं, आप हमेशा ही सभी के बारे में सोच कर चलती हैं। मेरा यह सोच सोच कर सिर चकरा रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए। आपने कुछ ही देर में सारी समस्या का हल कर दिया। आयशा रोहिणी के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारे भी इस दिन को लेकर कुछ अरमान होंगे। अब अपनी होने वाली बहू को किसी दिन घर पर बुलाकर अरमानों को पूरा कर लेना। आज इसी से काम चला लो। इस पर रोहिणी कहती है, आपके बड़प्पन से कोई नहीं जीत सकता। यह हार बेहद खूबसूरत है। इतने कम वक्त में इससे ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर गिफ्ट मैं कभी नहीं ढूंढ पाती। बाकी सभी की तरफ देखकर आयशा कहती है, चलो लड़कियों,
अब तुम भी बताओ, तुम्हें यह कैसा लगा? प्रीति कहती है, आंटी जी यह खूबसूरत तो है ही, और मुक्ता को भी यह बेहद पसंद आएगा। यह उसकी किसी भी मॉडर्न ड्रेस के साथ आसानी से मैच करेगा। तभी अनिका कहती है, हाँ माँ, सच में आपका यह बेशकीमती उपहार बहुत खूबसूरत है, मुक्ता को जरूर पसंद आएगा। वह सभी हल्की फुल्की बातचीत के बाद वहां से बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल में जाने लगते हैं। तभी भूमिका प्रीति को पकड़ लेती है। भूमिका ने प्रीति की गर्दन को अपने पंजे में पकड़ा हुआ था और उसके कान के पास आकर कहती है, तुम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में क्या सोच रहे हो? तुम लोगों की वजह से ऐसी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होगी या नहीं? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भूमिका कहती है, ज़्यादा देर करना अच्छी बात नहीं है। लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, फिर तुम दोनों हमें इतना इंतजार क्यों करवा रहे हो? अब प्रीति कहती है, भूमिका दी प्लीज पहले गर्दन छोड़िए, तब मैं कुछ बोलूं। भूमिका प्रीति की गर्दन छोड़ देती है और मुस्कुराकर कहती है, छोड़ दी, अब बोलो। अब प्रीति कहती है, आप हमारे बारे में सपना देखना बंद कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपनी बात कहकर प्रीति वहां से तेज कदमों से रवाना हो जाती है। भूमिका अपनी जगह पर रुककर उसकी कही हुई बात को समझने की कोशिश करने लगती है कि प्रीति इस तरह की बात कैसे कह सकती है। फिर भूमिका खुद को भी समझाते हुए कहती है, इसकी आदत है हमेशा ना करने की, बस इसलिए अभी भी ऐसी ही बातें करके गई है। अभी मुझे यह सोचना है कि इसकी एंगेजमेंट पर इसे क्या गिफ्ट देना है। यह इसकी फिजूल की बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। स्वाति का सीक्रेट अंडरग्राउंड। स्वाति अपने काम में मगन थी, तभी उसके कानों में बूढ़े बाबा की आवाज़ सुनाई देती है, अभी कितना काम बाकी है मैडम? स्वाति मल्होत्रा जवाब देती है, पूरा हो गया है, बस एक बार फाइनल टच देना है, बस इसे एक अंतिम बार और जांच लूँ, फिर काम खत्म समझो। बूढ़े बाबा अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ देर तक स्वाति मल्होत्रा को उसका काम करते हुए देखते रहते हैं। कुछ देर बाद स्वाति बूढ़े बाबा से कहती है, अब यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जितना जल्दी हो सके इसे मारवा हाउस पहुंचा दो। बूढ़े बाबा मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या इस बार फिर से अनिका बेटी के लिए कोई पहेली इसके साथ में तैयार की है? स्वाति बूढ़े बाबा की तरफ देखती है और बिना कोई जवाब दिए सिर्फ एक मुस्कुरा देती है और दोबारा से उसी सामान की ओर देखने लगती है। बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम जी क्या यह सब करना जरूरी है? स्वाति मल्होत्रा जवाब देती है, मुझे पूरा विश्वास है कि दुश्मन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसका अगला वार भी अनिका का कोई अपना ही होगा। दुश्मन के अगले वार का तोड़ हमें समय रहते ही अनिका तक पहुंचाना होगा। यह मामला ऐसा नहीं जिसमें अनिका की ताकत परखी जाए या फिर अनिका को उसकी ताकत को धार देने के लिए कोई मौका दिया जाए। दुश्मन के अगले वार का जवाब ऐसा होना चाहिए कि वह गुस्से से पागल हो जाए और इस गुस्से में ऐसी कोई हरकत करे जिससे कि वह अपने अंत की ओर बढ़ सके। बूढ़े बाबा वहीं खड़े होकर लगातार उस सामान की ओर देखते रहते हैं जिसे उन्हें पहुंचाना था। बूढ़े बाबा को अपनी जगह पर ऐसे स्थिर देखकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, कब तक इसे इसी तरह देखते रहोगे? बूढ़े बाबा जवाब देते हैं, यह है ही ऐसा बेमिसाल कि आंखें हटती ही नहीं। इसके बाद बूढ़े बाबा अपनी निगाहों को उठाकर स्वाति की तरफ देखते हुए कहते हैं, कल तक यह अनिका बेटी तक पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद बूढ़े बाबा इंतजाम करने के लिए वहां से बाहर निकल जाते हैं। रिश्ते के लिए मुक्ता के द्वारा हाँ किए जाने के बाद आदित्य प्रासर जब घर वालों से बात करता है तो वह सभी अपनी इच्छा जताते हैं कि वह इस रोका संस्कार को खूब धूमधाम से करें, क्योंकि उनके घर में एक ही बेटी है और उसके लिए सभी ने बड़े ही सपने संजोए हुए हैं। इसके अलावा वह सभी चाहते थे कि यह संस्कार उनकी अपनी हवेली में किया जाए। प्रासर परिवार के लोगों की इच्छा व्यक्त करने के बाद भी अंतिम फैसला आदित्य प्रासर ही लिया करता था। आज भी ऐसा ही होना था। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से रिश्ते के लिए पहल करने के बाद सनी मारवा को कोई न कोई विशेष उपहार देना बनता ही था। इसे आने वाले कल पर टालना उचित नहीं था। रोहित मारवा से बातचीत करने के बाद उसकी इस रिश्ते के लिए हाँ जानने के बाद रोका संस्कार ना सही, लेकिन इस रिश्ते पर किसी न किसी प्रकार की मोहर लगाना आदित्य के लिए अति आवश्यक हो गया था। आदित्य प्रासर अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी आयशा मारवा मुक्ता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सभी मेहमानों के बीचों बीच ले आती है और फिर मुस्कुराते हुए उसे वहीं सोफे पर बैठा देती है। इसके बाद सभी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। आदित्य प्रासर के इशारे पर मुक्ता की ताई जी
सरस्वती सनी का हाथ पकड़कर उसे आगे ले आती है और मुक्ता के पास बैठा देती है। इसके बाद आयशा सनी की माँ रोहिणी मारवा को मुक्ता को उपहार देने के लिए इशारा करती है, लेकिन तभी रोहिणी कहती है, दीदी आप बड़ी हैं, आपकी मौजूदगी में आगे बढ़कर मेरा यह सब करने का कोई औचित्य नहीं बनता। यह आपका अधिकार है। वैसे भी सनी हमारे साथ नहीं, आपके साथ रहता है, उस पर आपका ही अधिकार ज़्यादा है। रोहिणी की बात पर आयशा मुस्कुरा देती है। इससे पहले कि आयशा कुछ और कहती, रोहिणी आगे कहती है, यदि मुक्ता को आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब आयशा मारवा आरती के थाल के साथ मुक्ता के माथे पर रोली तिलक लगाकर आगे की विधि शुरू कर देती है। तभी मुक्ता की चाची मुस्कुराते हुए मुक्ता को अपना सर ढक लेने के लिए इशारा करती है। मुक्ता अपने गले में पहने हुए दुपट्टे को अपने सर पर रख लेती है। आयशा मारवा पूरे विधि विधान के साथ इस संस्कार को पूरा करती है और फिर बाकी सभी चीज़ों के साथ सभी की मौजूदगी में सभी के आशीर्वाद के साथ वह बेशकीमती हीरो का हार मुक्ता को भेंट स्वरूप देती है, जिसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ के आसपास रही होगी। अब प्रासर परिवार पर नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है कि वह इसी हिसाब से सनी मारवा को उपहार दे। चाहते या ना चाहते हुए भी आज उन दोनों का रोका संपन्न हो जाने वाला था। आदित्य प्रासर पहले से ही सभी चीज़ों के लिए तैयार होकर आया था। वह मारवा परिवार में उनके साथ घटने वाली हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से मानसिक स्तर पर तैयार था। आयशा मारवा के बाद मुक्ता का बड़ा भाई सभी रस्मों को पूरा करता है और फिर आदित्य प्रासर अपने बड़े भाई प्रमोद के हाथों से सनी मारवा का विशेष फीचर वाली डायमंड घड़ी उपहार स्वरूप देता है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से कम न थी। इस वक्त मुक्ता और सनी दोनों के चेहरे सुर्ख लाल थे। शर्म और खुशी दोनों ही एक साथ चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दोनों में से किसी को भी कुछ घंटे पहले तक भी यह अनुमान नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक बड़ी घटना घटने वाली है। अभी कुछ देर पहले तक सनी तैयार होने के लिए भी राजी नहीं था और अब वह मन ही मन इतना राजी हो रहा था कि उसे मौका मिल जाए तो वह खड़ा होकर नाचने लगे। शायद इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। कुछ ही दिन पहले वह दोनों आपस में मिले थे। उनकी जान पहचान को भी अधिक दिन नहीं हुए थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यह रिश्ता मोहब्बत की दहलीज पर ठीक तरह से कदम भी नहीं रख पाया था। उससे पहले ही यह तय हो गया था कि वह दोनों इस जन्म में एक दूसरे के लिए बने हैं, जिसे पूरे परिवार का आशीर्वाद भी मिल गया था। अभी कुछ देर पहले तक सनी जिन सवालों के जवाब मुक्ता से चाहता था, अब उन सवालों के जवाब सनी के अधिकार में आ गए थे। अब वह पूरे हक से इन सवालों को पूछ सकता था और अपने मन की बातों को बता सकता था। सनी, जिसने किसी के भी सामने अभी तक अपने मन की बात को जाहिर नहीं किया था, वह यह भी नहीं जानता था कि मुक्ता मन ही मन उस प्रेम को स्वीकार कर चुकी है। वह सनी, जिसकी जिंदगी में सौम्या जैसी मुसीबत ने दस्तक दी थी, वह उसे पूरी तरह से भुला चुका था। आज उसे मुक्ता और उसके प्यारे से चेहरे के अलावा कुछ याद नहीं था। अगर उसके जहन में कुछ था तो मुक्ता से की गई प्यारी बातें, उसकी मीठी आवाज़, उसके बात करने की अदा। इस वक्त मुक्ता और सनी दोनों के ही चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान थी। दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अगर अब सनी को मुक्ता से अकेले में बात करने का मौका मिल जाता तो शायद वह उससे अपने मन के सवालों को जानने के लिए शब्दों का इस्तेमाल बाद में करता। पहले उसे अपने गले से लगा लेता और पूछता कि उसने सनी को कुछ भी क्यों नहीं बताया। अभी कुछ देर पहले जिसका हाथ पकड़ने में भी सनी को संकोच हो रहा था, अब उसके मन में मुक्ता को लेकर नए नए अरमान जाग रहे थे। सनी को पूरा विश्वास था कि इस बारे में मुक्ता को कोई ना कोई जानकारी पहले से जरूर रही होगी, जबकि सच यह था कि इस बार क्या होने वाला है, मुक्ता को भी इसका कोई अंदाजा नहीं था। मुक्ता तो यहाँ सिर्फ रोहित मारवा से मिलकर कुछ गलतफहमियों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती थी, ताकि आने वाले समय में दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध बन सके। लेकिन मुक्ता को यह अंदाजा कहाँ था कि एक बिगड़ी बात को संभालने के लिए जिस रिश्ते का प्रस्ताव उसने रखा था वह इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, और वह भी इस तरह। सभी परिवारजन खुशी से तालियां बजाकर इस रिश्ते का स्वागत करते हैं और बारी बारी सभी आगे जाकर मुक्ता और सनी को अपनी अपनी ओर से उपहार देकर आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। सभी विधि विधान पूरे होने के बाद सभी आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। एक बार फिर से अपने अपने ग्रुप में बातचीत और हंसी मजाक की फुलझड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तभी प्रीति मुक्ता के और ओमकार सनी के पास जाकर बैठ जाता है और दोनों उन्हें पहले गले लगाकर बधाइयाँ देते हैं। प्रीति मुक्ता से कहती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फिर सनी की तरफ देखते हुए कहती है, सनी को मुक्ता से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती
और उसके बाद ओमकार और प्रीति दोनों दोस्त होने के नाते मुक्ता और सनी को छेड़ना शुरू कर देते हैं। तभी भूमिका एक बार फिर वहां आ पहुंचती है और उनसे कहती है, बड़े शरीफ बनकर दिखा रहे थे दोनों, लेकिन पुलिस वाली की आंखों और कानून के हाथों से कितनी दूर भागोगे। चलो अब शुरू हो जाओ, मुझे तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में जानना है, और अभी इसी वक्त। ऐसा कहकर भूमिका एक चेयर लेकर उनके सामने बैठ जाती है। तभी सनी कहता है, भूमिका दी, हम आपको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले लव स्टोरी बनाएंगे फिर सुनाएंगे। इससे पहले कि इस बार सनी की गर्दन भूमिका के हाथों में आ जाती, भूमिका को कोटिल्य आवाज लगा देता है और भूमिका इस बार फिर से उन दोनों को कहती है, अभी तुम दोनों बच गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी लव स्टोरी सुने बिना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर भूमिका वहां से चली जाती है। भूमिका के चले जाने के बाद सनी लंबी गहरी राहत की सांस लेता है। वहीं सनी को इस तरह राहत महसूस करते हुए देखकर मुक्ता की हंसी छूट जाती है। मुक्ता को हंसते हुए देखकर वह चारों हंसने लगते हैं। यूं ही एक दूसरे से मिलते जुलते जान पहचान बढ़ाते थोड़ी बहुत बातें करते हुए कब कब में समय बीता जाता है। वहां मौजूद सभी लोगों में से किसी को भी इस बात का विशेष एहसास नहीं होता। अंततः डिनर का वक्त हो जाता है और सभी डिनर पार्टी का एंजॉय करते हैं। फिर पराशर परिवार मारवा परिवार से इजाज़त लेकर मारवा हाउस से रवाना हो जाता है। अनिका और रोहित का बेडरूम। रोहित चेंज करने के बाद अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करके लैपटॉप को अपने पैरों पर रखा हुआ था। वह कुछ ज़रूरी फाइल्स पढ़कर उन पर डिजिटल साइन कर रहा था। तभी अनिका फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। अनिका की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। रोहित जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर अनिका की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अनिका के गीले बाल रोहित को हमेशा ही अपनी तरफ खींचते थे। अब रोहित का ध्यान पूरी तरह से अपने लैपटॉप से हटकर अनिका पर था। तभी अनिका का ध्यान रोहित पर जाता है और वह रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मेरे चेहरे को तुम्हारे सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए मेरे चेहरे को पढ़ना बंद करो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। ऐसा कहकर अनिका मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ चली जाती है और वहीं खड़े होकर अपने बालों को तौलिए से धीरे धीरे पोंछने लगती है। तभी रोहित अपने लैपटॉप को एक तरफ रख देता है और अनिका के पास बालकनी में पहुंच जाता है। पीछे से जाकर अनिका की कमर में हाथ डालते हुए अपने चेहरे से उसके बालों को छूने लगता है और कहता है, अपनी आंखों के सामने ऐसे खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन के रहते हुए मैं फाइल कैसे पढ़ सकता हूँ। फिर अनिका को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, मुझे यही डिस्ट्रैक्शन पढ़ना है। अनिका अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल से रोहित के चेहरे को ढकते हुए कहती है, लगता है तुम आज दिन भर की मेहनत मशक्कत करने के बाद भी थके नहीं। ऐसा कहकर वह रोहित से अलग होकर अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी रोहित 2 कदम आगे बढ़कर अनिका को फिर से जाकर अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, इसका मतलब तुम थक गई हो, चलो मैं मसाज कर देता हूँ। अनिका अपना हाथ अपने माथे पर रख लेती है। रोहित प्यारी सी मुस्कान के साथ अनिका का चेहरा देखते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है। अनिका अपने माथे से अपना हाथ हटाकर रोहित को अपने दोनों हाथों से पीछे की तरफ करते हुए कहती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इतनी नहीं थकी हूँ कि तुम्हें कष्ट करना पड़े। अब रोहित अनिका के पीछे पीछे चलते हुए कहता है, यह भी अच्छा है, तुम भी नहीं थकी, मैं भी नहीं थका, चलो तो आज बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी मुझे तुमसे एक ज़रूरी सवाल पूछना है। अब अनिका रोहित की तरफ देखकर कहती है, आकाश के बारे में, है ना? रोहित बिना कुछ कहे मासूम से बच्चे की तरह अपनी गर्दन ऊपर से नीचे की तरफ हाँ में हिला देता है। अनिका पहले अपना चेहरा थोड़ा सा नीचे करके रोहित को घूर कर देखती है और उसके बाद रोहित के चेहरे को लगातार देखते रहने के बाद उसकी मासूमियत को देखकर अनिका की हंसी छूट जाती है। अनिका के हंसते ही रोहित बिना किसी देरी के अनिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और बड़े ही प्यार से अनिका भी अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल देती है। रोहित अनिका को ले जाकर बिस्तर पर बैठा देता है और फिर अनिका की गोद में अपना सिर रख लेता है। अनिका के कंधे पर दोनों तरफ फैले हुए गीले बालों को अपने चेहरे पर लेकर उसके एहसास को महसूस करने लगता है।